सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि टैंग वुलिन भूख और योगदान अंकों की कमी से जूझते हुए युआनएन के लिए 1000 रिफाइनिंग का सौदा करता है और पोषक भोजन के महत्व को समझता है। इसी बीच एक अत्यंत शक्तिशाली लाल बालों वाला रहस्यमयी व्यक्ति अचानक उसे ढूंढता हुआ आता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे, युआनएन चिल्लाया, ये देखकर कि वो पीछे छूटने वाला है। वो तुरंत उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। आखिरकार उसे भी अपनी फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइनिंग करवानी थी। तांग वुलिन के चारों ओर का दृश्य धुंधला हो गया जब वे उड़ते हुए आगे बढ़े। वो उस आदमी की पकड़ में छटपटाया, लेकिन उसे घेरने वाली झुलसाने वाली ऊर्जा ने उसकी सारी कोशिशें बेकार कर दी। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर हल्का हुआ और वो खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाया। ये एक बड़ा और बिखरा हुआ कमरा था। दीवारों के साथ साथ 2 शेल्फ लगी थी जिन पर तरह तरह की धातुएं रखी थीं। उन्हें देखकर तांग वुलिन की आंखें चमक उठी। अगर ईस्ट सी सिटी में उसके गुरु न होते तो इनमें से कुछ बेहद कीमती धातुएं पाना उसके लिए लगभग असंभव था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल फॉर्जिंग टेबल रखी थी जिसकी चमकती चांदी जैसी बाहरी सतह उसके उच्च दर्जे की साफ गवाही दे रही थी। ये वर्कशॉप तो बेहद विशाल है। क्या तुम स्पिरिट रिफाइन कर सकते हो? तांग वुलिन ने मुड़कर देखा और लाल बालों वाले उस अजीब आदमी से आमने सामने हो गया। आप कौन हैं और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम स्पिरिट रिफाइन कर सकते हो? आदमी ने जिद की। मैंने एक बार किस्मत से सफल हुआ था। लाल बालों वाले आदमी की भौहें उछल पड़ी। फिर उसने फॉर्जिंग टेबल की ओर इशारा किया। अच्छा, तो फिर अपनी किस्मत मुझे एक बार और दिखाओ। तांग वुलिन ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं कोशिश नहीं करूंगा। पिछली बार सिर्फ संयोग था। मेरे पास अभी 3 सोल रिंग्स भी नहीं है। ऐसे में मैं कैसे सफल हो सकता हूं? अगर मैं असफल हुआ तो बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा। तुम्हारे पास अभी तीसरी रिंग भी नहीं है? ये सुनकर लाल बालों वाला आदमी चौंक गया और सिर खुजाने लगा। हाँ, मैं अभी सिर्फ 13 साल का हूँ। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरी उम्र में सबके पास 3 सोल रिंग्स हो। तांग वुलिन बोला। सच में ये थोड़ा कम है। आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो मेरे लिए 1000 रिफाइन करो, मैं देखना चाहता हूँ। तांग वुलिन के दिमाग में तुरंत एक चालाक योजना बनी। ठीक है, मैं आपके लिए 1000 रिफाइन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लाल बालों वाले आदमी ने माथा रगड़ा। तुम मुझसे शर्त रखोगे? ठीक है, मैं एक शर्त मान लूंगा। बताओ क्या है? मैं यहाँ की किसी भी धातु को चुनकर फॉर्ज कर सकूं और काम पूरा होने के बाद वो मेरे पास रहे। तांग वुलिन ने कहा। कोई समस्या नहीं। आदमी ने बिना जरा भी हिचकिचाए हामी भर दी। तो फिर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस फॉर्जिंग टेबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैंने इतनी महंगी टेबल पहले कभी नहीं छुई। तांग वुलिन बोला। आदमी ने कुछ साधारण शब्दों में टेबल की कार्यप्रणाली समझा दी। वर्षों के फॉर्जिंग अनुभव के कारण तांग वुलिन ने तुरंत सब समझ लिया। ठीक है, मैं अब शुरू करता हूँ। ये कहते हुए तांग वुलिन धातुओं वाली शेल्फ की ओर बढ़ा। थोड़ी देर पहले ही उसने युआनएन के लिए फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइन करने पर सहमति दी थी और अब किस्मत खुद धातुओं से भरी एक शेल्फ उसके सामने ले आई थी। हालांकि ईस्ट सी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेकर उसे कुछ धातुएं मिली थी, लेकिन वे उसकी अपनी थी। बेहतर यही था कि वो उन्हें इस्तेमाल न करे, क्योंकि उसे अभी भी पैसे कमाने और तांग संप्रदाय में योगदान अंक अर्जित करने थे। सौभाग्य से ईस्ट सी सिटी में उसने कुछ दुर्लभ धातुएं काफी सस्ते में हासिल कर ली थी। तांग वुलिन शेल्फ के सामने खड़ा हुआ और एक एक धातु को ध्यान से देखने लगा। जब उसकी नज़र सबसे निचली शेल्फ पर रखे 2 धातु के टुकड़ों पर पड़ी तो वो मुस्कुराया और बिना झिझके उन्हें उठा लिया। अरे वो नहीं! लाल बालों वाला आदमी चिल्लाया। तांग वुलिन की बाहों में रखे दोनों धातु के टुकड़े राख जैसे धूसर थे, बिल्कुल जमीन पर पड़े आम पत्थरों जैसे। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं कुछ भी चुन सकता हूँ? अब क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? बस वे दोनों नहीं, तुम्हें सिर्फ एक बार 1000 रिफाइन करना है। 2 की क्या जरूरत है? आदमी ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके गाल कस गए। 2 क्यों नहीं? हम ब्लैकस्मिथ के लिए दक्षता बहुत जरूरी है। समय बचाने के लिए मैं आमतौर पर 2 धातुओं को एक साथ फॉर्ज करता हूँ, और चूंकि मेरी सफलता दर 100% है, ये सबसे प्रभावी तरीका है। ये कहते हुए तांग वुलिन ने दोनों धातुओं के टुकड़ों को फॉर्जिंग टेबल पर रख दिया और कैल्सिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये फॉर्जिंग टेबल सचमुच आधुनिक थी।
इसमें एक साथ 5 अलग-अलग धातुओं को तपाने की जगह थी, जिससे पर्याप्त कौशल रखने वाला कोई भी ब्लैकस्मिथ बिना रुके फॉर्जिंग जारी रख सकता था। इसके अलावा इसकी एडवांस्ड सोल बैटरी इसे और भी ऊंचे तापमान तक पहुंचने में सक्षम बनाती थी। तो तुम लाल बालों वाला आदमी घबरा कर आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों धातुएं पहले ही भट्टी में जा चुकी थी। तांग वुलिन ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। लाल बालों वाले आदमी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अगर तुमने इसे 1000 रिफाइन नहीं किया, नहीं अगर तुमने कम से कम सेकंड ग्रेड 1000 रिफाइन भी नहीं किया, तो तुम गए। तब तक तुम मेरे लिए काम करोगे जब तक इन 2 मीटियोरिक आयरन के टुकड़ों की कीमत नहीं चुका देते। मीटियोरिक आयरन एक प्रथम श्रेणी की धातु थी जो डूलवा तह महाद्वीप पर स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती थी और केवल उल्का पिंडों से निकाली जा सकती थी। ये अत्यंत घनी और भारी होती थी, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसमें मौजूद अजीब ऊर्जा थी। मीटियोरिक आयरन से बने हथियारों में अत्यधिक भेदन क्षमता होती थी, इसलिए ये शक्तिशाली मेका के हथियारों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि मीटियोरिक आयरन अत्यंत दुर्लभ थी, बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते थे कि इसे देख भी सके। तांग वुलिन इसे पहचान पाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मू चेन द्वारा दी गई धातुओं पर असंख्य विस्तृत शिक्षाओं ने उसे ये ज्ञान दिया था। भले ही इस मीटियोरिक आयरन का रंग फीका धूसर था, लेकिन तांग वुलिन की पर्पल डीमन आइज उसकी सतह पर फैली गहरी सुनहरी रेखाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये दोनों टुकड़े निस्संदेह पूरे कमरे की सबसे कीमती धातुएं थी और यहाँ मौजूद मीटियोरिक आयरन के इकलौते नमूने भी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लाल बालों वाला आदमी इतना परेशान हो गया। बेशक तांग वुलिन के पास इसे चुनने का एक और कारण भी था। मीटियोरिक आयरन को स्पिरिट रिफाइन करना असंभव था, इसलिए इसका उपयोग केवल 1 वर्ड बैटल आर्मर या मेका के लिए किया जाता था। इस विशेषता के कारण इसकी कीमत काफी कम हो जाती थी और इसे आमतौर पर केवल मेका पायलट या कुछ ही बैटल आर्मर मास्टर इस्तेमाल करते थे। अगर ऐसा न होता तो लाल बालों वाला आदमी कभी भी तांग वुलिन को इसे फॉर्ज करने की अनुमति नहीं देता। जल्द ही कैल्सिनेशन पूरी हो गई और तांग वुलिन ने एक बटन दबाया, जिससे आग सी लाल धातु के टुकड़े बाहर आ गए। तो मैं शुरू करूं? तांग वुलिन ने आदमी की ओर देखा। आदमी ने सिर हिलाया। लड़के, इसमें जरा भी लापरवाही मत करना। तांग वुलिन ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया और शब्दों के बजाय अपने कर्मों से बोलने का फैसला किया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ उसके हाथों में 2 हथौड़े प्रकट हो गए। फिर उसने वार किया। धमाकों की एक श्रृंखला पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसने तांग वुलिन को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। पिछली बार वो सौभाग्य से अपने 1000 रिफाइंड हथौड़ों को स्पिरिट रिफाइन बनाने में सफल हो गया था, लेकिन उन्हें परखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन ये एक बार ही उसे ये समझाने के लिए काफी था कि उसके स्पिरिट रिफाइंड हथौड़े कितने अद्भुत थे। तांग वुलिन के हथौड़े उसे इतने हल्के लग रहे थे मानो वो हमा पकड़ रहा हो। आत्मा परिष्करण के कारण वे हथौड़े उसके शरीर का ही विस्तार बन चुके थे। भले ही अब उनका भार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, फिर भी हर वार के साथ लोहे से टकराने पर उत्पन्न प्रतिक्षेप उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। वही प्रतिक्षेप उसे बता रहा था कि आकार न बढ़ने के बावजूद वे हथौड़े पहले से 2 गुने भारी हो चुके हैं। हथौड़ों का स्टैकिंग प्रभाव अभी भी मौजूद था, लेकिन तांग वुलिन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्टैक्स की संख्या 1 बढ़ गई थी। अब प्रत्येक हथौड़ा 3 बार स्टैक कर सकता था। इसके अलावा वो अपने और हथौड़ों के बीच बने संबंध का उपयोग करके हर एक स्टैक की शक्ति को अलग अलग महसूस और नियंत्रित कर सकता था, जिससे हर प्रहार पहले से कहीं अधिक सटीक हो गया था। सबसे अजीब बदलाव ये था कि उसकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से हथौड़ों में प्रवाहित हो रही थी। इससे न केवल उसके वार और शक्तिशाली हो गए, बल्कि वो इच्छानुसार हथौड़ों का आकार भी बढ़ा सकता था। अब उसके आत्मा परिष्कृत हथौड़े से किया गया एक वार उसके 1000 परिष्कृत हथौड़े के 5 वारों से भी अधिक प्रभावी था। एक तेज गूंजती ध्वनि वातावरण में फैल गई जब तांग वुलिन के हथौड़े उल्कापिंड लोहे के 2 टुकड़ों पर गिरे। अपनी अत्यधिक घनता के कारण ये लोहा कुख्यात रूप से गढ़ना कठिन माना जाता था, किंतु उसकी आत्माशक्ति से युक्त प्रहारों और हथौड़ों के स्टैकिंग प्रभाव के सामने वो कुछ भी नहीं था। तो यही है आत्मा परिष्करण का प्रभाव। ये न केवल मुझे और बेहतर गढ़ाई करने में मदद करता है, बल्कि मेरे और धातु के बीच की दूरी भी मिटा देता है। ये मुझे बताता है कि धातु क्या महसूस कर रही है और उसे किस तरह गढ़ना सबसे उपयुक्त है। जैसे ही तांग वुलिन के हथौड़े गिरे, उसके पीछे खड़े लाल बालों वाले व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की चमक दौड़ गई। आत्मा परिष्कृत हथौड़े? लेकिन तुरंत ही उसके माथे पर शिकन पड़ गई।
क्या यही हथौड़े हैं जिनकी वजह से वो इतना उच्च स्तरीय गढ़ाई कर पा रहा है? अगर किसी और ने उसके लिए ये हथौड़े बनाए हों तो अपने साथियों से आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि उसकी बुनियाद कमजोर है। तांग वुलिन ने अपनी गढ़ाई जारी रखी और उसी प्रक्रिया में उस व्यक्ति की सभी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ दिया। तांग वुलिन ने हथौड़ा ऊपर उठाया और साथ ही अपना शरीर घुमाने लगा। ये तांग संप्रदाय की एक गुप्त कला थी, डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर तकनीक। ये उन शुरुआती कलाओं में से एक थी जिसे तांग संप्रदाय से तांग वुलिन ने खरीदा था। ये तकनीक शरीर को घुमाने से उत्पन्न होने वाले केंद्राभिमुख बल का उपयोग करती थी और उसे हथौड़ों में प्रवाहित करती थी। जैसे जैसे व्यक्ति हर वार के साथ शरीर को और अधिक घुमाता जाता, हथौड़ों की शक्ति बढ़ती जाती। इस तकनीक की एकमात्र कमी इसका प्रतिक्षेप था। उपयोगकर्ता को उसे सहने के लिए पर्याप्त मजबूत होना पड़ता था। आत्मा परिष्करण में सफल होने से पहले तांग वुलिन केवल अपनी जन्मजात दिव्य शक्ति और गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तरेखा के सहारे 48 बार ही कर पाता था। इस संख्या को बढ़ाने के लिए उसे अपने शरीर को और मजबूत करना पड़ता। किंवदंती के अनुसार डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड तकनीक की चरम सीमा 81 लगातार वार थी। जो भी उस स्तर तक पहुंच जाता वो एक भयानक शक्ति बन जाता। यहाँ तक कि ब्लैक स्मिथिंग की प्रतिभावान तांग वुलिन भी पिछले आधे साल से 48 वारों पर ही अटके हुए थे। 81 वारों के मार्ग की कठिनाई की कल्पना मात्र से ही उसका मन भारी हो जाता। कमरा लगातार कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट से कांप रहा था। तांग वुलिन की हथौड़ेबाजी की स्थिर लय और उसका पूर्ण तल्लीन होना उसके कौशल का प्रमाण था। आत्मा परिष्कृत हथौड़े दूसरों के लिए भी बनाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा तालमेल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो दिन प्रतिदिन स्वयं गढ़ाई करता हो। तांग वुलिन की हथौड़ेबाजी के साथ उल्कापिंड लोहे के 2 टुकड़े बदलने लगे। उनका फीका धूसर रंग धीरे धीरे हल्की सुनहरी आभा में बदल गया। स्पष्ट था कि ये आत्मा परिष्कृत हथौड़ों का प्रभाव था। हर प्रहार के साथ दोनों लोहे के टुकड़े छोटे होते जा रहे थे और उनका धूसर बाहरी आवरण मिट रहा था। जब तांग वुलिन ने हवी चांदी को आत्मा परिष्कृत किया था तो कुछ ही वारों में वो 1000 परिष्कृत हो गई थी, लेकिन इस बार बेहतर हथौड़ों और उल्कापिंड लोहे के साथ उसे 1000 परिष्कृत होने में 10 से अधिक वार लगे। गूंजती धमाकों की आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही थी और जैसे जैसे उसके हथौड़े तेज होते गए उनकी आवृत्ति भी बढ़ती गई। हथौड़े हवा में घूमते हुए तीव्र सीटी जैसी हवाएं उत्पन्न कर रहे थे जो पूरे कमरे में फैल रही थीं। इसी दौरान तांग वुलिन के पैरों के नीचे से 2 आत्मा वलय उभरे। उसने हथौड़ों के माध्यम से आत्मा शक्ति को लोहे में प्रवाहित किया, आत्मा परिष्कृत मेटल के विशेष गुणों का पूरा लाभ उठाते हुए। 5वें दर्जे तक पहुंचने से पहले तांग वुलिन के लिए एक साथ 2 धातुओं की गढ़ाई करना असंभव था। न केवल उसे एक एक करके काम करना पड़ता, बल्कि इसमें अधिक समय भी लगता। लेकिन अब आत्मा परिष्कृत हथौड़ों के साथ उसे आत्मा परिष्करण के अनुभव को याद करके अपने कार्य को ऊंचा उठाना था। आत्मा परिष्करण से सीखे गए सिद्धांतों का उपयोग करके 1000 परिष्करण करना उसे आधे प्रयास में 2 गुना लाभ दिला सकता था। एक जोरदार धमाका हुआ जब तांग वुलिन घूमते हुए 48वां वार छोड़ता है। उसके शरीर में दौड़ती शक्ति पर उसका अब कोई नियंत्रण नहीं था, फिर भी उसके हृदय में अटूट आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। वो फिर से घूमता है, उसके बैंगनी आत्मावलय गायब हो जाते हैं और उसका सुनहरा आत्मावलय उभर आता है। रक्तसार की एक घनी दम घोंट देने वाली आभा बाहर फूट पड़ी, जिसने उसके शरीर की शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसने हथौड़ा घुमाया, 49वां वार फटा और हथौड़े और लोहे की टक्कर से वातावरण चीरता हुआ गर्जन उठा। 2 सुनहरी किरणें आकाश की ओर उठीं। ये 1000 परिष्कृत धातु का स्पष्ट संकेत था और ये दर्शाता था कि ये प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया है। 10 सेकंड बाद दोनों प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे विलीन हो गए और तांग वुलिन के हथौड़ों पर उभरे धड़कते ड्रैगन पैटर्न से एक मंद ड्रैगन गर्जना सुनाई दी। तांग वुलिन वहीं खड़ा रहा, गहन विचार में डूबा हुआ। तो वास्तव में ऐसा है? उसके पीछे खड़ा लाल बालों वाला व्यक्ति सांस रोके देख रहा था। जब 49वां वार गिरा तो उसने गहरी सांस ली। उसकी लाल आंखें तारों की तरह चमक उठी। मैं समझ गया, तांग वुलिन ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा और खुशी से उछल पड़ा। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अजीब सा चेहरा बनाया। तुम क्या समझे? अब जब मेरे हथौड़े आत्मा परिष्कृत हो गए हैं तो इन्हें पूर्ण शक्ति प्रकट करने के लिए रक्तसार से पोषित करना पड़ता है। ये मुझे प्रतिपुष्टि भी देते हैं। टक्कर का झटका हमारे रक्त संबंध के माध्यम से मेरे शरीर में भेजते हैं। इससे मैं अपनी सहनशीलता बचा सकता हूँ और अधिक समय तक और अधिक प्रभावी ढंग से गढ़ाई कर सकता हूँ।
49वें वार से गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तरेखा को मिली प्रतिपुष्टि ने उसका रक्त उबाल दिया। उसी क्षण उसके शरीर में विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी और उसकी गढ़ाई के प्रभाव कई गुना बढ़ गए। अगर ऐसा है तो मेरी अगली आत्मा परिष्करण की सफलता की संभावना अधिक होगी और वो कम थकाने वाली भी होगी। जैसे ही मुझे तीसरा आत्मा वलय मिलेगा, अगली बार आत्मा परिष्करण करना आसान हो जाएगा। तांग वुलिन के चेहरे पर उत्साह देखकर लाल बालों वाले व्यक्ति ने कहा, अच्छा, तुम पास हो गए। इस क्षण से तुम श्रेक ब्लैकस्मिथ संघ के सदस्य हो। इस उपलब्धि पर गर्व कर सकते हो। कहते हुए उसने कहीं से एक काला बैज प्रकट किया और तांग वुलिन की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी। तांग वुलिन घबराकर पीछे कूदा, लेकिन वो बहुत तेज था। तांग वुलिन को बस अपनी छाती पर एक गर्माहट महसूस हुई और अगले ही पल बैज उससे चिपक चुका था। तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है। ब्लैकस्मिथ होकर ब्लैकस्मिथ संघ के अलावा और किस संघ में जाओगे? उसने लापरवाही से कहा। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान बनाई। आप इतने जबरदस्त कैसे हो सकते हैं? आपने अभी तक ये तक नहीं बताया कि आप हैं कौन? मैं? लाल बालों ने अपनी आंखों से बाल हटाए और अभिमानी लेकिन कोमल आंखों को प्रकट करते हुए कहा, मैं श्रेक ब्लैकस्मिथ संघ का अध्यक्ष और 8वें दर्जे का सेंट ब्लैकस्मिथ फेंग वुयू हूं। तो अब भी इनकार करने की हिम्मत है? सेंट ब्लैकस्मिथ? तांग वुलिन भीतर तक हिल गया। तो श्रेक एकेडमी में एक सेंट ब्लैकस्मिथ भी है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, तांग वुलिन ने ईमानदारी से कहा। तो जल्दी से मुझे गुरु मानकर प्रणाम करो। तुम्हारी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए मैं उदारतापूर्वक तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, अपने संरक्षण में लूंगा और मार्गदर्शन करूंगा। श्रेक एकेडमी में सच में कितने अजीब लोग हैं, तांग वुलिन ने मन ही मन सोचा। क्षमा करें, मेरे पास पहले से ही एक गुरु है, इसलिए मैं आपको गुरु मानकर नमन नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पहले से गुरु हैं? कौन कौन मुझसे बड़ा हो सकता है? फेंग वुयू की आंखों में चिंता की झलक उभर आई। मेरे गुरु भी 8वें दर्जे के सेंट ब्लैकस्मिथ हैं। वो ईस्ट सी ब्लैकस्मिथ संघ के अध्यक्ष हैं और उम्र में आपसे कुछ साल छोटे होने चाहिए। हालांकि तांग वुलिन ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि मू चेन फेंग वुयू से श्रेष्ठ हैं, लेकिन केवल उसकी उम्र का जिक्र करना ही अपना संदेश पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। फेंग वुयू ने होठों को इतनी जोर से भींच लिया कि वे जैसे चेहरे में समा ही गए हों। तुम्हारा मतलब उस बच्चे मू चेन से है। उसकी किस्मत कितनी घटिया है कि उसे तुम जैसे शिष्य मिल गए। ये बात टैंग वुलिन को बिल्कुल रास नहीं आई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो उनके अधीन सीख पा रहा हूँ। मेरे एक और गुरु भी है, गुरु मांगतियान। आज मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ उन्हीं दोनों के मार्गदर्शन की वजह से है। आप जैसे श्रीक ब्लैकस्मिथ संघ के अध्यक्ष को मुझसे मेरे गुरुओं से विश्वासघात करने की बात नहीं करनी चाहिए। ये फेंग वुयू कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। विश्वासघात कहना कुछ ज्यादा हो गया। वो मूचेन फोर्जिंग में ठीक ठाक है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर है। बाहरी सहायता के दम पर ही वो किसी तरह सोल डाउलुआ बना। वो टाइटल डाउलुआ भी नहीं है। उसके लिए दिव्य ब्लैकस्मिथ बनना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरी साधना शक्ति उससे कहीं ऊपर है। खुद देख लो। आखिरी शब्द के साथ ही फेंग वुयू के शरीर से लाल आभा फूट पड़ी। कमरे का तापमान कई डिग्री बढ़ गया। ये सब उसकी आत्मशक्ति के प्रसार से हो रहा था। टैंग वुलिन को ऐसा लगा जैसे उसे भट्टी में फेंक दिया गया हो। वो अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गया और अपने रक्त तत्व को सक्रिय कर खुद को बचाने की कोशिश की। फिर भी वो आगे होने वाली चीज के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। एक के बाद एक आत्मवृत्त फेंग वुयू के पैरों तले से उठे, सितारों की तरह उसके चारों ओर घूमते हुए। बैंगनी, 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 काला, 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 काला और लाल। 9 आत्मवृत्त। उसके पास सचमुच में 9 है और एक लाल भी। उसके आत्मवृत्त संयोजन को देखकर वो एल्डर काई से कमजोर कैसे हो सकता है? टैंग वुलिन ने कभी नहीं सोचा था कि जिसने उसका अपहरण किया वो एक टाइटल डाउलुआ होगा। और वो आम भी नहीं था, वो इस स्तर के लोगों में भी असाधारण था। अगर अपने ग्रैंड टीचर को भी गिना जाए तो श्रीक अकेडमी में कम से कम 3 टाइटल डाउलुआ थे। इतनी अविश्वसनीय आत्मवृत्त संरचनाओं वाले लोगों से मिलना टैंग वुलिन के लिए दिमाग हिला देने वाला अनुभव था। आत्मवृत्त प्रकट होने के साथ फेंग वुयू का शरीर थोड़ा चौड़ा और भारी हो गया, लेकिन उसका रूप विकृत नहीं हुआ। टैंग वुलिन उसकी मार्शल सोल को पहचान नहीं पाया। यही टाइटल डाउलुआ की शक्ति थी। मार्शल सोल को कितनी मात्रा में दिखाना है, इस पर पूर्ण नियंत्रण। ध्यान से देखो,
क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो पूरे महाद्वीप में कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम्हारे बाल को भी छुआ तो मैं उसे राख बना दूंगा। फेंग वुयू की आंखों में आग जल रही थी। ये आदमी सच में सामान्य नहीं है। टैंग वुलेन मन ही मन हंसा, लेकिन उसने तुरंत इनकार नहीं किया। गु युए ने एल्डर काई से निपटने का तरीका देखने के बाद वो समझ चुका था कि ऐसे लोगों से बात सोच समझ कर करनी चाहिए। वरिष्ठ, आप वास्तव में महान हैं, लेकिन मैं सिर्फ शक्ति के लिए अपने गुरुओं को नहीं छोड़ सकता। अगर आज मैं उन्हें धोखा दूं तो कल आपको भी दे सकता हूं। क्या ऐसा नहीं होगा? असंभव, फेंग वुयू ने तुरंत कहा। तुम मुझसे बेहतर ब्लैकस्मिथ कभी नहीं पाओगे, कम से कम कोई ऐसा नहीं जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। यहाँ तक कि वो आदमी भी मुझसे कमजोर है। उसकी बातों में ऐसी जिद थी कि टैंग वुलेन के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, अगली बार जब मैं अपने गुरु से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि क्या वे आपको भी मेरा मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। अगर वे मान गए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तब तक मैं ब्लैकस्मिथ संघ में शामिल हो जाता हूँ। वैसे भी मैं अकेडमी में ही रहूंगा, आपको मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फेंग वुयू ने सिर खुजाते हुए सोचा, ठीक है, मान लिया, तुम सच में झंझट वाले बच्चे हो, लेकिन जैसा कहते हैं काबिल लोग ही सबसे ज्यादा झंझट पैदा करते हैं। जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि मैं हर जगह परेशानी खड़ी करता हूँ। वरिष्ठ, क्या मैं जा सकता हूँ? टैंग वुलेन ने सावधानी से पूछा। फेंग वुयू ने हाथ हिला दिया। जाओ, लेकिन याद रखना, किसी और संघ में शामिल नहीं होना। समझ गया। अगर कोई मुझे अपने संघ में लुभाने की कोशिश करे तो क्या मैं आपका नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ? फेंग वुयू की नज़र इतनी तीखी थी कि मक्खन पिघल जाए। बिल्कुल, मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हें छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। टैंग वुलेन वापस फोर्जिंग टेबल पर गया और उल्कापिंड लोहे के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। धातु मटमैली सुनहरी थी, जिसकी सतह पर टिमटिमाते कण ऐसे लग रहे थे जैसे रात का आसमान। इस बार तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ। युआनिन ने कहा था कि अकेडमी हमारी ओर से चीजें बेच सकती है। ये 2 उल्कापिंड लोहे के टुकड़े काफी कीमती होंगे। कुछ समय तक खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। बाद में आकर तुमसे मिलूंगा। फेंग वुयू की आवाज ने टैंग वुलिन को चौंका दिया और वो लड़खड़ा गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो स्कूल भवन की ऊपरी मंजिलों में से एक पर खड़ा था। उसने छाती थपथपाई और दिल की धड़कन शांत की। फेंग वुयू उसके लिए अभी भी एक रहस्यमयी पहेली था और उसका सामना करना बेहद डरावना अनुभव था। वो 9 रिंग वाला टाइटल डाउलुआ है। उसका उपनाम क्या होगा? मुझे बाद में किसी शिक्षक से पूछना चाहिए। भवन की संरचना से अपरिचित होने के कारण सीढ़ियां ढूंढने में उसे थोड़ा समय लगा। नीचे उतरते समय उसकी मुलाकात युआनिन से हुई। मैं तुम्हें आधे दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा था तुम यहीं मिलोगे। सब ठीक है? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। युआनिन की नज़र टैंग वुलिन के छाती पर गई। तुम ब्लैकस्मिथ संघ में शामिल हो गए? टैंग वुलिन ने देखा एक भद्दा सा बैज जिस पर काले हथौड़े का चित्र था। न हंस पाए न रो पाए। ये निस्संदेह फेंग वुयू ने जबरदस्ती लगाया था। कुछ ऐसा ही समझ लो, उसने मजबूर मुस्कान के साथ कहा। एल्डर फेंग ने खुद तुम्हें भर्ती किया, इसका मतलब तुम काफी अच्छे ब्लैकस्मिथ हो। युआनिन ने संतोष से सिर हिलाया। पागल बुढ़िया, टैंग वुलिन के होंठ फट गए। वो आदमी सच में पागल है। अब जाने की जरूरत नहीं, ब्लैकस्मिथ संघ यहीं 4थी मंजिल पर है। सदस्य होने के नाते तुम फोर्जिंग टेबल मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन धातु खुद लानी होगी। क्या संघ यहीं है? मुझे वहां ले चलोगे? श्रीक शहर में कदम रखते ही टैंग वुलिन को अपनी खुद की फोर्जिंग टेबल की तलब हो गई थी, खासतौर पर अब जब वो 5वीं श्रेणी का ब्लैकस्मिथ बन गया था। फेंग वुयू जिस कार्यशाला में उसे ले गया था वो 4थी मंजिल के कोने में घुमावदार गलियारों के भीतर छिपी हुई थी। युआनिन उसे दूसरी दिशा में ले गया, सीधा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। थोड़ी देर में वो एक बड़े साइन बोर्ड के सामने पहुंचे। ब्लैकस्मिथ संघ शब्दों में भव्यता झलक रही थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया। सामने 20 मीटर से भी लंबा काउंटर था जिसमें 15 से भी अधिक खिड़कियां थीं। इस समय केवल 3 युवा कर्मचारी बैठे थे, संभवतः शिष्य। युआनिन ने धीमे से कहा, दोपहर के खाने का समय है, इसलिए अभी शांत है। बाद में यहाँ काफ़ी भीड़ होगी। श्रीक में ब्लैकस्मिथ कम है, लेकिन मांग बेहद ज़्यादा, इसीलिए ये संघ बहुत पॉपुलर है। ये सुनकर टैंग वुलिन का दिल जोर से धड़का। वो तुरंत एक खिड़की पर पहुंचा। नमस्ते, मैं नया शिष्य हूँ। मेरा नाम टैंग वुलिन है। मैंने अभी ब्लैकस्मिथ संघ ज्वाइन किया है। एल्डर फेंग ने मुझे ये बैज दिया है। उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। क्या मुझे और कुछ करना होगा? खिड़की के पीछे बैठे लगभग 18 वर्षीय युवक ने बैज देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एल्डर फेंग ने खुद तुम्हें भर्ती किया? हाँ, टैंग वुलिन ने कहा। ठीक है, क्या तुम्हारे पास ब्लैकस्मिथ का बैज है? मैं तुम्हारा पंजीकरण शुरू कर दूं।
अगर तुम्हें नहीं पता हो तो श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के नियम पूरे महाद्वीप की अन्य ब्लैकस्मिथ एसोसिएशनों जैसे ही हैं। क्लर्क ने तांग वुलिन के हाथ में पकड़े बैज पर नजर डाली और समझाते हुए कहा, ब्लैकस्मिथ जितना महान होगा उसका अधिकार उतना ही बड़ा होगा। वो एक नारंगी रंग का बैज था जिस पर 4 पीले सितारे जड़े हुए थे। ये बैज का रंग और निशान वो चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ है। हालांकि श्रेक अकेडमी में चौथे दर्जे के ब्लैकस्मिथ मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसा ब्लैकस्मिथ उसने पहले कभी नहीं देखा था। श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के सदस्यों की औसत आयु आमतौर पर अन्य कैंपस संघों से अधिक होती थी। आखिरकार लोहार बनना लंबे अनुभव के संचय और कौशल की निरंतर साधना की मांग करता था। जब तांग वुलिन पहली बार इस कमरे में दाखिल हुआ था तब क्लर्क केवल उत्सुक हुआ था, लेकिन जैसे ही चौथे दर्जे का बैज सामने आया वो स्तब्ध रह गया। क्या ये सच है? कांपते हाथों से उसने बैज को उठाया और पहचान उपकरण के एक छोटे से स्लॉट में डाल दिया। चाहे कोई भी किसी भी पेशे से हो, बैज डालते ही उसके मालिक की पूरी व्यक्तिगत जानकारी तुरंत निकल आती थी। तांग वुलिन, पुरुष, ग्लोरी बाउंड सिटी में जन्म, ईस्ट सी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का सदस्य, चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ, स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट की जूनियर डिवीजन ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान, पूर्ण की गई फॉर्जिंग मिशनों की कुल संख्या। जैसे जैसे स्क्रीन पर तांग वुलिन की तस्वीर उभरी और उसकी पहचान की पुष्टि हुई, क्लर्क की आवाज़ और भी धीमी होती चली गई। उसे तांग वुलिन की पहचान पर कोई संदेह नहीं था। बैज में मौजूद जानकारी को नकली बनाना असंभव था। ऊपर से जाली बैज इतने आसानी से पकड़े जाते थे कि उन्हें बनाना समय की बर्बादी ही था। उधर युआन एन तांग वुलिन के पास जड़ की तरह खड़ा रह गया। वो चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ है। फेंग वुयू द्वारा स्वयं भर्ती किए जाने से उसे अंदाजा था कि तांग वुलिन प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी रैंक इतनी ऊंची होगी। चौथे दर्जे के पेशेवर चौथी कक्षा में ही दुर्लभ थे, पहली कक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे लोग आमतौर पर 5वीं या 6ठी कक्षा में ही दिखाई देते थे। मैंने तो खजाना ढूंढ लिया। अगर वो चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ है तो वो कम से कम दूसरे दर्जे की 1000 रिफाइनिंग करने में सक्षम तो होगा ही। यह रहा आपका बैज, युवा क्लर्क ने कहा। उसका स्वर पहले की तुलना में कहीं अधिक विनम्र था। एक ब्लैकस्मिथ होने के नाते वो युआन एन से भी बेहतर समझता था कि 13 वर्ष का चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ कितना अभूतपूर्व प्रतिभाशाली होता है। इतना कि वो ब्लैकस्मिथिंग के इतिहास की नींव हिला दे। शायद अकेडमी ने उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण नियमों में ढील देकर उसे भर्ती किया हो। क्या तुम वर्किंग स्टूडेंट हो? क्लर्क ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। क्लर्क ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में समझ जैसी कोई चमक उभरी। मैं तुम्हें यहाँ की भुगतान व्यवस्था समझा देता हूँ। तुम्हारे बैज के अनुसार तुम चौथे दर्जे के ब्लैकस्मिथ हो, इसलिए तुम्हें हर महीने 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और 20 वर्ग मीटर का एक निजी वर्कशॉप दिया जाएगा। ये तुम्हारी रैंक के अनुरूप है और जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इसके अलावा एसोसिएशन तुम्हें हर महीने 10 धातु के टुकड़े मुफ्त देगी, जिन्हें तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अतिरिक्त धातु खरीदने पर तुम्हें 8% की छूट भी मिलेगी। तुम एसोसिएशन से काम भी ले सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि एसोसिएशन तुम्हारे उत्पादों को बेच दे तो 5% शुल्क देना होगा, बाकी सब तुम्हारा होगा। इन सभी लाभों के बदले में तुम्हें हर महीने 3 काम पूरे करने होंगे। निश्चिंत रहो, ये काम तुम्हारी रैंक के अनुरूप ही होंगे। और आखिर में, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक एसोसिएशन आकर मदद मांगना। ज्वाइन करने के इतने सारे फायदे। ब्लैकस्मिथ बनने की राह में तांग वुलिन ने अनगिनत कठिन पहाड़ पार किए थे और अब जाकर उसे अपने परिश्रम का मीठा फल मिला था। चाहे कहीं भी हो, ब्लैकस्मिथ्स हमेशा मांग में रहते हैं और श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के लाभ इसका साफ प्रमाण है। मैं कुछ काम स्वीकार करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक वर्कशॉप आवंटित कर दीजिए। आज उसकी 2 प्राथमिकताएं यही थीं। एक निजी वर्कशॉप उसे फॉर्जिंग का अभ्यास करने और काम पूरे करने की सुविधा देती, जिससे वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी कमा सकता था। श्रेक अकेडमी के भीतर कहीं न कहीं तांग संप्रदाय की एक शाखा छिपी हुई थी। तांग वुलिन को इसके बारे में वू झांग कोंग से पूछना होगा। जानकारी मिलते ही वो वहां रिपोर्ट करेगा और श्रेक अकेडमी और तांग संप्रदाय के दोनों मिशनों से भरे व्यस्त जीवन में उतर जाएगा। अगले 1 साल तक वो फॉर्जिंग जॉब्स करते हुए अपने 5वें दर्जे की नींव मजबूत करेगा और स्पिरिट रिफाइनिंग में धीरे धीरे विन स्टडी आगे बढ़ेगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। कुछ समय बाद क्लर्क तांग वुलिन को एक लंबी संकरी गलियारे से ले गया जो सांप की तरह घुमावदार था और जिसके दोनों ओर दरवाजे लगे हुए थे। ध्यान से देखने पर तांग वुलिन को एहसास हुआ कि ये गलियारा किसी नली के समान था। चलते हुए क्लर्क लगातार जरूरी बातें समझाता रहा। उदाहरण के लिए, हर एसोसिएशन का अपना क्षेत्र होता है और इस गलियारे के दोनों ओर बने सभी कमरे चौथे दर्जे या उससे ऊपर के ब्लैकस्मिथ्स के लिए थे।
हर वर्कशॉप पूरी तरह साउंड प्रूफ थी। चाहे कोई कितनी भी जोर से हथौड़ा मारे, बाहर एक आवाज न जाती। तांग वुलिन की वर्कशॉप का नंबर याद रखना आसान था, 88। यह रही आपकी वर्कशॉप की डोर कार्ड। इसका उपयोग मुफ्त है। अगर आपको धातु खरीदनी हो या कोई काम लेना हो तो फ्रंट डेस्क पर आ जाइए, हम तुरंत मदद करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको परेशान करूंगा। तांग वुलिन युआनएन के साथ अपनी वर्कशॉप में दाखिल हुआ। कमरा साफ सुथरा था, दोनों ओर खाली शेल्फ, जरा भी धूल नहीं। कमरे के ठीक बीच में एक फॉर्जिंग टेबल रखी थी। एक नज़र में ही तांग वुलिन समझ गया कि ये मानक किस्म की है। फेंग वुयू की जितनी शानदार तो नहीं, लेकिन वही जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का आदी था। इसके अलावा कमरा बिल्कुल खाली था। चारों दीवारें धातु से बनी थीं। अगर उसे ना पता होता तो वो समझता कि वो धातु की दुनिया में आ गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अच्छा है। अब से मैं इस वर्कशॉप को अपना मान सकता हूँ। पहले ही तांग वुलिन ने अपनी मासिक हिस्सेदारी 10 धातु के टुकड़े ले लिए थे। चौथे दर्जे के ब्लैकस्मिथों के साथ वाकई अच्छा व्यवहार किया जाता था। हालांकि उन 10 धातुओं में से कोई भी बहुत दुर्लभ या कीमती नहीं थी, लेकिन वो सब मुफ्त थीं। वो उन्हें ठुकरा कैसे सकता था? उसने नई धातुओं को अपनी स्टोरेज रिंग में मौजूद कम कीमती धातुओं के साथ शेल्फ पर सजा दिया। ऐसा करते ही वर्कशॉप अब इतनी खाली नहीं लग रही थी। जो चाहो चुन लो, तांग वुलिन ने शेल्फ की ओर इशारा किया। युआनएन ने उसे खाली नज़र से देखा। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मुझे एक पूरा सेट आर्मर चाहिए, इसलिए तुम जो सही समझो वही बना दो। तांग वुलिन की आंखों में हैरानी झलक उठी। पूरा सेट बनवाना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही बैटल आर्मर मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हो? युआनएन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है ये मुश्किल होगा, क्योंकि जब तुम अपनी मार्शल सोल यूज करते हो तो तुम्हारा बदन बहुत बड़ा हो जाता है। तांग वुलिन मुस्कुराया। वैसे तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? वो बहुत शक्तिशाली लगती है। अगर मुझे पता होगा तो काम आसान हो जाएगा। टाइटन जायंट एप, युआनएन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। टाइटन जायंट एप? तांग वुलिन की आंखें फैल गईं। उसने इसके बारे में सुना तो था। टाइटन जायंट एप जंगल का राजा कहलाता है, सोल बीस्ट्स के बीच राजसी अस्तित्व। लेकिन किसी इंसान में इसे मार्शल सोल के रूप में उसने पहली बार देखा था। तो तुम्हारा क्या कहना है? युआनएन ने पूछा। कुछ देर तांग वुलिन सोचता रहा। उसके दिमाग के पहिए तेजी से घूम रहे थे। तुम्हारे लिए स्पिरिट रिफाइंड धातु सबसे अच्छी रहेगी। इससे आर्मर तुम्हारे बदन के साथ पूरी तरह मिल सकेगा और तुम्हारे परिवर्तन के अनुसार ढल पाएगा। आज की कक्षा में हमारे शिक्षक ने कहा था कि बैटल आर्मर मार्शल सोल के लिए पहनने के लिए होता है, इसलिए एक शब्द वाला बैटल आर्मर असली बैटल आर्मर नहीं माना जा सकता। वैसे भी मुझे बैटल आर्मर बनाने की प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं है और मैं नहीं जानता कि एक शब्द वाला बैटल आर्मर मार्शल सोल के साथ बदल सकता है या नहीं। बदल सकता है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। ठीक है, तो क्यों ना तुम मेरे लिए बस कोई बहुत लचीली धातु 1000 रिफाइन कर दो? तांग वुलिन फिर सोच में पड़ गया। तब तुम्हें वही धातु चाहिए जो मेरे हथौड़ों में है, हेवी सिल्वर। ये यथाशक्ति लचीली होती है और मध्यम श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ धातुओं में गिनी जाती है। जहां तक आर्मर बनाने की बात है, तुम्हें किसी मेका डिजाइनर और मेकर को ढूंढना होगा। ठीक है। हेवी सिल्वर की 1000 रिफाइनिंग तांग वुलिन के लिए बच्चों का खेल था। चूंकि श्रेक अकेडमी में ये उसका पहला ग्राहक था, उसने युआनएन को पास खड़े होकर देखने की अनुमति दे दी। हथौड़े के कुछ ही वारों के बाद धातु से चांदी सी रोशनी फूट पड़ी और युआनएन हक्का बक्का रह गया। तो तुम बहुत तेज हो। इस बार तुम्हें काफी सस्ता सौदा मिल रहा है। ये स्पिरिट के साथ 1000 रिफाइंड है, यानी फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइंड। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके लिए 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत कम है? युआनएन ने सावधानी से हेवी सिल्वर लिया और रख लिया, फिर सिर हिलाया। हाँ, सस्ता है। अगर तुम इसी कीमत पर मेरे लिए आगे भी 1000 रिफाइंड चीजें बनाते रहोगे तो मैं श्रेक अकेडमी का एक राज बताऊंगा। मंजूर है। तांग वुलिन ने बिना सोचे समझे तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया। उसका दिल उत्साह से जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे वर्किंग स्टूडेंट से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब भी चाहिए होंगे, उन्हें भी इसमें शामिल कर लो और मैं वादा करता हूं कि इसी कीमत पर तुम्हारे लिए 1000 रिफाइंड चीजें बनाता रहूंगा। लेकिन ये सौदा सिर्फ तुम्हारे लिए होगा।